हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है GTT इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए गणित विषय की क्लास भी लेके आते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, भारत की ज्योग्राफी है और विश्व की जो ज्योग्राफी है वो हम लेके आते हैं। जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे देख रहे हैं शेयर करें, लाइक करें और वीडियो का आनंद लें। गणित विषय के अंदर हमने टॉपिक शुरू किया था सांख्यिकी जो शाखा है उसमें लिया था हमने डाटा जो है उसका कलेक्शन लिया था। डाटा कलेक्शन में हमने एक क्लास पूरी कर ली है और अंत में हमने डाटा टाइप्स जो है या टाइप्स ऑफ डाटा जो है उसके ऊपर चर्चा की थी कि प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी जो डाटा हैं उनकी चर्चा आज इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ करेंगे। इसके अलावा जो प्रश्नावली है, अनुसूची है, उसकी चर्चा भी इस वीडियो के अंदर लास्ट में आपके साथ करने वाले हैं। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, उपयोगी होने वाला है और आपकी समझ को बढ़ाने वाला होने वाला है। तो बने रहें वीडियो के साथ। शुरू करते हैं हम आप आज के इस वीडियो को, आज के इस टॉपिक को, और समझने का आप भी प्रयास करें। देखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस वीडियो को ध्यान से सुनना है, ये बातें आपको क्लियर हो जानी है। ठीक है, शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा, इसका मतलब है कि डाटा के प्रकार पढ़ने हैं। और ये प्रकार मैंने आपको पहले बताए थे पिछले वीडियो में कि डाटा जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। प्राथमिक डाटा कौन सा होता है? डाटा का मतलब समंक यानी आंकड़े का मतलब तथ्य। प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं एकदम नए होते हैं, किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा नए सिरे से, किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा नए सिरे से पहली बार जिन समंकों को एकत्रित किया जाता है वो समंक जो है या वो डाटा जो है वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक डाटा कहलाते हैं। दोबारा बताएं, अनुसंधानकर्ता के द्वारा नए सिरे से, अनुसंधानकर्ता के द्वारा नए सिरे से जिन समंकों का पहली बार एकत्रण का कार्य किया जाता है या एकत्रित करने का जो कार्य किया जाता है वो समंक जो प्राप्त होने वाले हैं वो समंक क्या कहलाएंगे? प्राथमिक डाटा कहलाते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक डाटा की। मतलब ऐसे समंक जो प्राथमिक जो समंक है उनकी सहायता से प्राप्त होते हैं। प्राथमिक समंकों की सहायता से, ये एकदम नए नहीं होते, नए नहीं होते, मतलब प्राथमिक समंक है उनकी सहायता से हम क्या कर लेंगे? इनको प्राप्त कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब इनके अंतर को हम स्पष्ट करते हैं और इनके मुख्य अंतर जो है वो 5 है और पांचों जो है, देखो ये भाई जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपके बीएड सेकेंड ईयर में है। बीएड सेकेंड ईयर के अलावा मैंने पहले भी बताया था अकाउंटेंट का एग्जाम लगता है, उसमें भी है, कंप्यूटर टीचर का एग्जाम लगेगा उसमें भी है, संगणक जो है उसमें भी है, नेट में भी है, पीएचडी में भी है। मतलब उच्चतर शिक्षा, एडवांस एजुकेशन जो आप कोई सा भी किसी भी क्षेत्र में जाने वाले हैं आपको ये जो है मिलने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें पेपर फर्स्ट जो है उसमें ये सिलेबस पूरा है और मैंने शुरू भी फर्स्ट ग्रेड के लिए किया है। ठीक है, तो जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। चलो चलते हैं, बात करते हैं प्राथमिक डाटा की। प्राथमिक समंक है प्राइमरी डाटा, और ये लिखे मैंने इधर द्वितीयक समंक यानी सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अंतर पढ़ते हैं भाई। ये जो उनका अर्थ होता है इस अर्थ से क्या होगा, इनका अंतर निकलने वाला है। और यदि आप अंतर को समझ पाओगे तो इसका अर्थ निकाल सकते हो, लिख सकते हो, आराम से लिख लोगे।
नंबर एक क्या बता रहा है? नंबर एक ये बता रहा है कि प्राथमिक समंक जो है ये अनुसंधानकर्ता के द्वारा बिल्कुल नए सिरे से प्राप्त किए जाते हैं। प्राथमिक समंक जो है अनुसंधानकर्ता के द्वारा बिल्कुल नए तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे कर सकते हो भाई इसको आप। टेबल बना सकते हो इसकी। प्राथमिक समंक जो है ये अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा बिल्कुल नए सिरे से प्राप्त किए जाते हैं। इसका मतलब है कि पहले इनका एकत्रीकरण नहीं हुआ, पहले ये इकट्ठे किसी के द्वारा नहीं किए गए हैं। अनुसंधानकर्ता कौन होता है भाई? मतलब जो किसी न किसी तथ्यों के आधार पर कोई न कोई नई चीज आपको बताने वाला है, वो अनुसंधान करता है। तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर आपको अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है पुनः सर्च करो, तलाश करो इसके अंदर नई चीज क्या है। अब उस उद्देश्य के अनुसार डाटा जो है उनका एकत्रीकरण किया जाएगा। उद्देश्य के अनुसार डाटा का एकत्रीकरण किया जाएगा। तो पहला क्या बिंदु बता रहा है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा बिल्कुल नए सिरे से जो प्राप्त किए जाने वाले जो डाटा होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राथमिक डाटा कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख सकते हो आप, ठीक है। ये पहला हो गया। अब इसमें पहला क्या है? प्राथमिक समंकों की सहायता से, मतलब कोई भी अनुसंधानकर्ता जो है वो सेकेंडरी डाटा को किसके द्वारा प्राप्त करता है? प्राथमिक समंकों की सहायता से। नंबर 2, एकत्रित स्रोतों की सहायता से, प्रकाशित स्रोतों की सहायता से। मतलब प्राथमिक डाटा को ले लो आप, एकत्रित स्रोत है उनकी, ये भी प्राथमिक है भाई, ये भी प्राथमिक ही है। एकत्रित स्रोत है ना, मतलब पहले से किसी के द्वारा एकत्रित किए गए, इकट्ठे किए गए, तो किसी ने किए हैं तो उसके लिए प्राथमिक थे। अब आप उसको यूज ले रहे हो तो क्या हो गया आपके लिए? सेकेंडरी हो गया। प्रकाशित स्रोतों की सहायता से, मतलब भाई ये प्रकाशित स्रोत जो है शुरुआत में तो ये प्राथमिक थे, अब इनका प्रकाशन हो गया। अब यदि प्रकाशन होने के बाद इन आंकड़ों को आप काम में लेते हो तो वो आंकड़े कौन से हो जाएंगे? द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। मतलब अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राथमिक आंकड़ों से, एकत्रित स्रोतों से और प्रकाशित स्रोतों की सहायता से जो आंकड़े, जो समंक जो प्राप्त किए जाते हैं, जो डाटा प्राप्त किए जाते हैं, वो कहलाते हैं द्वितीयक डाटा, ठीक है। प्रकाशित स्रोत का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अभी 2011 में जनगणना हुई थी, उससे पहले 10 साल पहले, फिर 10 साल पहले, फिर 10 साल पहले, ऐसे जनगणना हुई है ना। अब यदि आपको मान लीजिए 1981 की जनगणना के बारे में पूछा जाए तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं आपको ये लिखी हुई चीज मिलने वाली है। यदि आप गूगल पे भी सर्च करते हो तो आपको डाटा पूरा मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने वो डाटा इकट्ठे किए थे ना उस समय जनसंख्या के, वो कौन से थे? क्योंकि उन्होंने नए सिरे से प्राप्त किए थे, वो प्राथमिक है। अब आप उनको काम में ले रहे हो जो प्रकाशित किए हुए हैं, पहले से छपे हुए हैं, बाहर निकाले हुए हैं, उनको यदि आप काम में लेके कोई सूचना बना रहे हो या किसी समस्या का समाधान खोज रहे हो तो वो कौन से हो जाएंगे? द्वितीयक आंकड़े। तो पहला अंतर क्या आएगा इनके? अनुसंधानकर्ता द्वारा बिल्कुल नए सिरे से प्राप्त जो आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक आंकड़े होते हैं। और अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राथमिक समंकों की सहायता से, एकत्रित स्रोतों की सहायता से, प्रकाशित स्रोतों की सहायता से जो आंकड़े, जो डाटा प्राप्त किए जाते हैं वो कहलाते हैं द्वितीयक समंक। हो गई, पहला हो गया। नंबर 2, अब प्राथमिक समंक होते हैं, इनको कच्चा माल कहते हैं। मतलब ये कच्चे माल की तरह होते हैं। कौन से माल की तरह होते हैं? कच्चे। कच्चा माल किसे कहते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की बातें होते हैं कौन? प्राथमिक आंकड़े। अर्थात इनको क्या कह सकते हो आप? ये मौलिक होते हैं, यानी ओरिजिनल होते हैं। क्या होते हैं भाई? मौलिक होते हैं और क्या होते हैं? ओरिजिनल होते हैं। प्राथमिक आंकड़े कच्चे माल की तरह होते हैं, अर्थात मौलिक होते हैं यानी ओरिजिनल होते हैं, ठीक है। आगे इसमें आओ, ये कौन से माल की तरह होते हैं? निर्मित माल, फिनिश्ड गुड, मतलब माल तैयार है। निर्मित माल
माल बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, यहाँ पर बन के आ गया ना आपके सामने। तो ये निर्मित माल की भांति होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, प्रतिलिपि होते हैं। प्रतिलिपि जानोगे, फोटोकॉपी, फोटोकॉपी निर्मित माल की भांति होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, ये एक कॉपी के रूप में होते हैं। नंबर 2 गए, किसी को समस्या भाई दोनों में नहीं है? चलो चलते हैं आगे। नंबर 3, अब प्राथमिक आंकड़े जो है इनको आप यदि प्राप्त करोगे, प्राथमिक आंकड़े यदि आपको प्राप्त करने हैं तो आपको समय ज्यादा लगेगा और श्रम भी ज्यादा लगेगा और खर्चा भी ज्यादा आएगा। इसमें समय, लागत और लेबर भी लिख सकते हो, इसको कहते हैं श्रम। प्राथमिक आंकड़े जो है उनको प्राप्त करने में, इकट्ठा करने में आपको समय ज्यादा लगेगा, खर्चा ज्यादा आएगा जिसको लागत बोलते हैं, और आपको मेहनत भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। इसका उल्टा है, प्राथमिक आंकड़े जो हैं उनको प्राप्त करने में जो चीजें लग रही है ना, आपको समय ज्यादा लग रहा है, लागत यानी खर्चा ज्यादा आ रहा है, और श्रम जो है, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। इसमें उल्टा है, इसमें क्या कम लगेगा, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भाई, द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने में आपको समय प्राथमिक आंकड़े जो हैं उनकी तुलना में कम लगेगा, कम ही लागत लगेगी, खर्चा भी कम आएगा, क्योंकि छपे छपाए हैं, आपको ज्यादा कुछ खर्चा करना नहीं है, आपको केवल उनकी कॉपी करनी है। ठीक है, और आपको मेहनत भी क्या करनी पड़ेगी, कम से कम करनी पड़ेगी। तो अंतर तीसरा क्या बता रहा है कि प्राथमिक आंकड़े जो है उनको प्राप्त करने में समय, धन और श्रम अधिक लगते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़ों में समय, धन यानी लागत यानी खर्चा और श्रम क्या लगेंगे, कम लगेंगे। नंबर 4, अब भाई बात करते हैं प्राथमिक आंकड़े जो हैं और द्वितीयक आंकड़े हैं इनकी विश्वसनीयता पर। देखो, प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं ये द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक आंकड़े हैं वो द्वितीयक आंकड़ों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। अब बात करें द्वितीयक आंकड़ों की, तो द्वितीयक आंकड़े जो है उनकी विश्वसनीयता, जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है ना, मतलब जो उसको प्राप्त करता है, उसकी जो कंडीशन है, जो परिस्थिति है उस समय की, जब वो प्राप्त कर रहा है ना, जब आंकड़ों को प्राप्त कर रहा है तब उसकी परिस्थिति क्या है, द्वितीयक आंकड़ों में उनकी विश्वसनीयता उस परिस्थिति पर निर्भर करती है। द्वितीयक आंकड़े जो हैं अनुसंधानकर्ता के द्वारा जब ये आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उस समय परिस्थिति क्या है, वो परिस्थिति जो है वो उसकी विश्वसनीयता को तय करेगी। एग्जाम्पल के रूप में मान लें कि आपको जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य करना है, कोई भी आंकड़े इकट्ठे करने हैं, वहां से सार निकालना पड़ता है कि आपको ये चीज इस अंदर से आपको बतानी है। ठीक है, तो बता दिया कि आप कोई गांव है, उस गांव की जनसंख्या में उसकी मृत्यु दर, वर्तमान मृत्यु दर और उससे पिछले दशक की मृत्यु दर है, उसमें आपको अंतर निकालना है और आपको टाइम दिया गया मान लीजिए 1 दिन का ही। ठीक है, और फिर दूसरी कंडीशन में आपको टाइम दे दिया गया 10 दिन का। तो ये परिस्थिति क्या हो गई, आपकी एक शर्त लगा रखी है, कौन सी, समय की। 1 दिन में आपको काम करना है तो भी आपको उस गांव में भी जाना पड़ेगा, उस गांव के आंकड़े भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर कहीं से भी लाने पड़ेंगे। मान लीजिए आपको उसकी पंचायत से, उसकी पंचायत समिति से, कहीं से भी, उसकी तहसील जो है वहां से कहीं से भी आंकड़े लाने हैं, तो 1 दिन में आपको तो वो मतलब आंकड़े एकत्रित करने में क्या हो जाएगा, टाइम मेरे विचार से आपको लग जाएगा। तो फिर रिजल्ट तो आपको 1 दिन में देना ही है, तो क्या करोगे, फॉर्मेलिटी करोगे ना पूरी। तो क्या हो गया, अब उस विश्वसनीयता कहां पर आ गई इसमें, सही है क्या गलत है इसमें, बताना भाई। कि यदि आपको टाइम कम दिया गया है और इस प्रकार का जो आंकड़ा है उसका रिजल्ट आपको देना है कि मृत्यु दर बतानी है या उसके कारण बताने हैं, तो 1 दिन के टाइम में आप क्या करोगे, आंकड़े इकट्ठे करने में आपको 1 दिन का टाइम आपके दिमाग में आप तय कर लोगे, 1 दिन लग जाएगा, तो रिजल्ट मेरे को देना है। तो नहीं तो आप आंकड़े इकट्ठे करने के लिए जाओगे और ध्यान किस पे दोगे, रिजल्ट पे। तो आपका रिजल्ट जो आएगा द्वितीयक आंकड़े का वो क्या सही आएगा, मेरे विचार से सही नहीं आएगा। मतलब विश्वसनीयता उस पर कितनी होगी, तो तय किस पे कर रहा है, द्वितीयक आंकड़े की विश्वसनीयता उसकी जो परिस्थिति है एकत्रित करने की उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब टाइम ज्यादा दे दिया 10 दिन का, अब आपके पास टाइम है,
यदि आप अपने ईमानदारी से काम करते हो तो 10 दिन में पूरा का पूरा काम अच्छी तरह से हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो आंकड़े क्या हो जाएंगे, अच्छे तरीके से विश्वास करने वाले हो जाएंगे। बात क्या है, बात यह है कि प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इनमें टाइम लंबा लगता ही है, ज्यादा लगता है। और द्वितीयक आंकड़े जो है इनकी विश्वसनीयता अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली परिस्थिति, मतलब अनुसंधानकर्ता समंकों को प्राप्त जब करता है उस समय उसके सामने क्या परिस्थिति, क्या शर्तें हैं, इस पर द्वितीयक आंकड़ों की विश्वसनीयता टिकी हुई है। ठीक है भाई, नंबर हो गए 4। नंबर बात करते हैं 5 की। अब ये प्राथमिक जो समंक है, प्राथमिक जो आंकड़े हैं, इनको प्राप्त किन किन के द्वारा किया जाता है और द्वितीयक आंकड़े जो है इनको प्राप्त किन किन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो भी प्राथमिक आंकड़े जो है उनको प्राप्त करने के लिए आपके पास विधियां हैं 5 विधियां। कौन कौन सी है? पहली है प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट सामने जाओ, मौखिक बोल के पूछो, भाई सामने जाओ। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, आप सामने जाओ और पूछो और आंकड़े लाओ, मतलब जो भी आंकड़े आपको चाहिए ना उस परिस्थिति के लिए आपको क्या करना है, प्रत्यक्ष रूप से जो सामने वाला जहां से आपको आंकड़े इकट्ठे करने हैं उसको सामने आपको रखना पड़ेगा, आपको उसके आमने सामने रहना पड़ेगा। और आप क्या करोगे, मौखिक रूप से उसको पूछते जाओगे और नोट करते जाओगे कि हाँ ये बातें हैं। ठीक है, दूसरी है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि आप उसके सामने उपस्थित हो या नहीं हो, पर मौखिक रूप से आप उसके प्रश्नों को पूछ सकते हो। आप वर्तमान में आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे मान लीजिए आप वीडियो कॉलिंग कर लिया, आप किसी को वीडियो कॉल करके आपने पूछ लिया, वीडियो कॉल करके पूछा ना, अब वो सामने, वैसे तो सामने है नहीं, मोबाइल में सामने है। ठीक है, तो वहां से भी आप उससे क्या कर सकते हो, आंकड़े इकट्ठे कर सकते हो। लोगों से सामूहिक आप बात कर सकते हो, तो उसमें प्रत्यक्ष एक पर्सनल व्यक्ति तो सामने है नहीं। तो 2 विधि कौन सी हो गई, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, दूसरी हो गई अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। इसके बाद है प्रश्नावली। प्रश्नावली होता है क्वेश्चनियर होता है। इसमें क्या होता है कि आप पहले से प्रश्न तैयार कर लो, और पहले से प्रश्न तैयार करके क्या करो, जिस व्यक्ति से आपको डाटा इकट्ठे करने हैं, लेने हैं, उस व्यक्ति को वो प्रश्नावली दे दो। आप उसको बोल दो भाई साहब इसको भर के दे दो, आपको मौखिक नहीं बोलना ना, वो क्या करेगा उसमें लिख देगा जो भी प्रश्न आपके हैं उसके उत्तर। देखो उत्तर होते हैं यस नो, और तीसरा टाइप क्या होता है पता नहीं। प्रश्नावली में जो आंसर होते हैं वो इतने, क्योंकि आप परीक्षा लेने कौन जा रहे कोई का, आप देखो आप कोई परीक्षा लेने जाओ, गाँव में चल जाओ, कोई आदमी को परीक्षा लेनी है, वो आदमी दे कौन परीक्षा, वो परीक्षा नहीं देगा, क्यों काम है परीक्षा देना। यदि उत्तर आपके यस, मतलब आपके प्रश्न में ही टोटल मैटर होना चाहिए, उत्तर का भी प्रश्न का भी पर होना चाहिए, वो क्या प्रश्नावली मतलब प्रश्नों की माला। अब कितने होने चाहिए, आपके जो शोध है, जो आप रिसर्च निकालना चाहते हो, जो चीज आप निकालना चाहते हो, उस चीज या उस मुद्दे के ऊपर आपको प्रश्न बनाने हैं। वो प्रश्न जो है 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मतलब 50 से ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे तो आपका रिसर्च सही नहीं है। तो वो उस व्यक्ति को दे दो, वो उस व्यक्ति को क्या करना है, आपकी बात से सहमत होगा तो यस, आपकी बात से सहमत नहीं है तो नो। आपने जो प्रश्न लिखा ना, आपको लिखना क्या है, आप इस बात से सहमत है तो यस नो। और तीसरा क्या आएगा, सस्पेंस है, बेचारे को पता ही नहीं, वो न तो हाँ में जा सकता न ना में जा सकता, तो वो क्या है पता नहीं, मतलब न तो यस है न नो है, 3 ऑप्शन हो बिल्कुल। ठीक है, तो वो हो गई प्रश्नावली। प्रश्नावली के बाद होता है शेड्यूल, जिसको बोलते हैं अनुसूची। ये प्रश्नावली जो है ये शिक्षित वर्ग के लिए काम आती है, और जबकि अनुसूची जो है ना वो प्रश्नावली जैसे ही होती है, आप शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग दोनों के लिए काम में ले सकते हो अनुसूची को। मतलब प्रश्नावली जैसा ही होता है, शेड्यूल होता है इसका नाम, और शेड्यूल में भी क्या होता है वही चीज होती है जो प्रश्नावली में होती है। तो प्रश्नावली क्या होती है, क्योंकि भाई आपने कोई चीज लिख के दे रखी है,
तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उसको समझ पाएगा, ऐसा थोड़ी समझ पाएगा। और शेड्यूल जो होता है वो पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए भी होता है और जो अशिक्षित होते हैं ना उनके लिए भी वो काम में आ जाता है। तो चौथा प्रकार कौन सा है? चौथा जो है प्रकार, यानी कहने का मतलब है कि किन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, चौथा क्या है? अनुसूची है। पांचवा क्या है? पांचवा है डाक या टेलीफोन। डाक, मान लीजिए आपको किन्हीं व्यक्तियों से आपको क्या करना है, डाटा इकट्ठे करने हैं, तो आप जा नहीं सकते उनके पास, तो क्या करो, पोस्ट कार्ड लिखो डाक में, बिग एड्रेस करो, आग लगो, बिन भेज दो, बिन टाइम दे दो कि भाई साहब 15 दिन गमा आंखों उत्तर दे के मैंने भेज दो, राय के है। सर्वे कह सकते हो उसको आप। सर्वे में तो वैसे आपको व्यक्ति जाना भी पड़ता है, पर ये डाक के द्वारा, या कई बार क्या होता है टेलीफोन के द्वारा, वीडियो कॉलिंग नहीं है, टेलीफोन, फोन कर दियो, कोई बिन पूछते फोन पर पूछ रहे हो, टेलीफोन के द्वारा क्या कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति से डाटा इकट्ठे कर रहे हो। तो प्राथमिक जो आंकड़े हैं उनको प्राप्त करने के स्रोत आपके पास हैं। प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि है, प्रश्नावली है, अनुसूची है, डाक है, या क्योंकि पहले ये टेलीफोन नहीं था, क्या था? डाक ही था। आजकल क्या है? टेलीफोन है। अब टेलीफोन के माध्यम से किसी व्यक्ति से, जैसे मान लो व्हाट्सएप पर कोई सूचना भेज दी, रोजाना भेजो उन्होंने, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, हालचाल के हैं, तबियत के हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, अगलो भी उत्तर देवे, ठीक ठाक हो गए, उत्तर बताओ ना अगलो, ना क्यों, उनकी दुख है। तो ये जो है प्राथमिक। अब द्वितीयक आंकड़े की बात करें, द्वितीयक आंकड़े हैं उनको प्राप्त करने का मेथड, तो दो है भाई। द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने के स्रोत क्या है? दो है। प्रकाशित स्रोत, प्रकाशित मैंने बता दिया आपको, जैसे अखबार में कोई आंकड़े छाप के दे दिए कि पिछले साल की आपकी जो है इकोनॉमिक व्यवस्था जो थी उसमें इस प्रकार से वृद्धि या कमी हुई है, तो वहां आंकड़े हैं, वो प्रकाशित है ना, प्रकाशित कर रखे हैं ना अखबार में, तो उनकी सहायता से आप उनको ले लो, आप वहां से ले लो, पिछले साल भर ले लो, उनके अंदर तुलना कर लो, तो आप क्या हो गए, आपके आंकड़े कौन से हुए? द्वितीयक। और अप्रकाशित स्रोत, कई बार क्या होता है कि आंकड़े इकट्ठे तो कर लिए जाते हैं, उनको प्रकाशित नहीं किया जाता है। ये आंकड़े तो इकट्ठे कर लिए पर वो आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। जैसे मान लीजिए कि बेरोजगारी जो है या पशुधन की गणना भी हुई थी ना, तो पशुधन की गणना है वो हो सकता है कि इकट्ठे नहीं हुए आंकड़े, मतलब प्रकाशित नहीं हुए, इकट्ठे कर लिए। अब वो किसी व्यक्ति के द्वारा तो इकट्ठे किए हुए है ना, तो वो प्राथमिक है। अब यदि आप उनको काम में ले रहे हो जो प्रकाशित नहीं हुए हैं, तो आपके आंकड़े कौन से हो जाएंगे? द्वितीयक। तो द्वितीयक आंकड़े जो है उनको प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रकाशित है, और कौन सा है दूसरा? अप्रकाशित। ठीक है भाई, उतारना चाहते हो तो उतार लो। आगे चलते हैं फिर अनुसूची पर और प्रश्नावली पर। चलो भी चलते हैं आगे, प्रश्नावली और अनुसूची की चर्चा करते हैं। प्रश्नावली क्या चीज है और अनुसूची जो है वो क्या चीज है, इसकी चर्चा हम करते हैं आपके सामने। इनमें जो बिंदु मैंने लिखे हैं, ये बिंदु जो है इनके आधार पर आप इनका अर्थ भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो पहले पढ़ते हैं प्रश्नावली को। प्रश्नावली जो है वो शिक्षित वर्ग के लिए बनाई जाती है। शिक्षित वर्ग का मतलब हो जाए पढ़ा लिखा आदमी ही बा खातर बनाया जाए प्रश्नावली। और अनुसूची जो है वो पढ़े लिखा आदमी और अनपढ़ होने बा खातर बनाया जाए। तो शिक्षित वर्ग जो है उसके लिए तैयार की जाती है, वो तो होती है प्रश्नावली। और शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों के लिए काम आने वाली जो चीज है वो है अनुसूची। ठीक है, देखो पहला प्रश्नावली जो है वो शिक्षित वर्ग के लिए तैयार की जाती है। प्रश्नावली है वो शिक्षित वर्ग के लिए क्या की जाती है? तैयार की जाती है। और अनुसूची जो है वो शिक्षित व अशिक्षित दोनों वर्गों के लिए तैयार की जाती है। ठीक है, अब देखो भाई, ये शिक्षित वर्ग है, मतलब पढ़ा लिखा वर्ग है। अब यदि प्रश्नावली आप बना रहे हो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उसको समझ पाएगा, उत्तर दे देगा नहीं दे देगा? तो प्रश्नावली को भरने का काम कौन करता है? इन्फॉर्मर, यानी ये शिक्षित वर्ग जिनसे आपको क्या करना है, आंकड़े इकट्ठे करने, भर के दे देंगे ना आपको। पर यहां पर यदि अशिक्षित वर्ग को आपने ये दे दी, पकड़ा दी, तो भाई साहब वो उसको लिखना ही नहीं आता बेचारे को, तो क्या करना पड़ेगा? जो व्यक्ति आंकड़े इकट्ठे करने के लिए जाता है उसको भरना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं प्रगणक।
प्रगणक। चलो पढ़ते हैं। पहली बात है शिक्षित वर्ग के लिए तैयार की जाती है और ये शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों के लिए तैयार की जाती है। अब बात करते हैं प्रश्नावली जो है इसको किसके द्वारा भरा जाता है। प्रश्नावली को किसके द्वारा भरा जाता है, तो प्रश्नावली को सूचकों, सूचकों का मतलब जो सूचना आपको देने वाला है ना वो है सूचक। सूचकों मतलब जो आपको सूचना देगा उसके द्वारा भरा जाता है। इन्फॉर्मर के द्वारा भरा जाएगा, यानी सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा भरी जाती है, क्योंकि ये क्या है शिक्षित है और शिक्षित व्यक्ति है वो आपको भर के दे देगा। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति से आपको सूचना लेके आनी है ना वो व्यक्ति भर के दे देगा, वो क्या है इन्फॉर्मर। तो किसके द्वारा भरी जाएंगे भाई, सूचकों के द्वारा। अब ये बात करते हैं ये किसके द्वारा भरी जाएगी, तो भाई शिक्षित वर्ग है वो तो भर देगा खुद ही। पर मान लीजिए आपको अशिक्षित वर्ग है, देखो ये बात इसकी दोनों की, चाहे शिक्षित वर्ग की बात कर ले चाहे अशिक्षित वर्ग की बात कर ले, ठीक है। भरना किसको है, सूचना देने वाले को नहीं, सूचना लेने वाले को। अरे आप सूचना लेने जा रहे हैं ना, आपा नहीं भरनी है, बिन बोल के बताना भाई साहब आपका प्रश्न जगह भी विचार नहीं था, ये विचार लिखना है कई को ऊपर थारो के मत है, तो मतलब मैं तो बोल तो सके ही ना, तो बोल के तो बता देगा ना, आपने क्या करता रहो बिन नोट करता रहो। तो जो सूचना लेने के लिए जाएगा उसको क्या कहते हैं, प्रगणक। तो अनुसूची ये शेड्यूल जो है इसे प्रगणकों यानी सूचना प्राप्त करने वालों के द्वारा इसको भरा जाता है। सूचना प्राप्त करने वालों के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको भरा जाएगा। तो भाई मैंने आपको आज दो चीज बताई है, प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, अनुसूची और प्रश्नावली। पहली बात तो यह है कि आपको बात ये समझ में आई है क्या, यस या नो में। दूसरी बात ये बतानी है कि इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें जो हैं बैठी हैं वो कमेंट में आपको लिखना है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, आंकड़ों का वर्गीकरण। ये टॉपिक है आपका आगे वाला, आंकड़ों का वर्गीकरण पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो भाई वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और नए जो बच्चे हैं वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो का आनंद लें, मजे करें। ठीक है भाई, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ भी रहें। धन्यवाद।